वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ एजुकेशन नेट पीवाईक्यू सीरीज। कल हम लोगों ने 22nd क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या था हमारा? द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कुड बी अचीव थ्रू। उसमें हमने देखा था कि जब भी मॉडर्नाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या था? करेक्ट था। ठीक है, अब आते हैं उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द सोशल हेरिटेज ऑफ द पीपल could be described by which of the following term? सोशल हेरिटेज टर्म जब भी आता है, इसका मतलब वहां पे हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस में है हमारे पास क्या है? सोशल नॉर्म्स है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ट्रांसमिशन है और कल्चर है। तो कल्चर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मूव करने का प्रॉब्लम कैसे करेंगे इसको? द टर्म सब कल्चर इज यूज्ड टू इंडिकेट। सब कल्चर का यूज किस लिए होता है, ये हमें बताइए। सिंपल, ये हमारा क्या है? मेन स्ट्रीम है। ठीक है, अब इसमें जो छोटे छोटे बहुत सारे कल्चर हैं, जैसे एक हम कह रहे हैं बिहारी कल्चर है, तो वो मेन स्ट्रीम का कल्चर है। अब उसमें छोटे छोटे, जैसे किसी पार्टिकुलर रीजन में मैथिली है, किसी दूसरे रीजन में कोई और पार्टिकुलर कल्चर है, तो वो जो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो कल्चर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सब कल्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस में है द कल्चर ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्वियसली नहीं, लोअर स्ट्राटा के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर है द बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल नहीं, ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ट्राइबल ग्रुप्स के भी बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बात करें कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के कल्चर के बारे में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following is not a characteristic of modernization? मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? एम्पथी कैरेक्टरिस्टिक है, आपके अंदर एम्पथी होना चाहिए दूसरों के प्रति। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए। मोबिलिटी कहने का मतलब कि आपका स्ट्रैटिफिकेशन जो है, उस जिस स्ट्रैटिफिकेशन में आप जो है, उससे आप अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और मॉडर्नाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, मोबिलिटी अपवर्ड मोबिलिटी होगा। तो मॉडर्नाइजेशन का क्या नहीं है कैरेक्टरिस्टिक? रिलीजियस फेथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। टालकट पार्सन्स थ्योरी, टालकट पार्सन का जब भी नाम आएगा फंक्शनलिस्ट वहां पे थियरी होगा। तो फंक्शनलिस्ट थियरी में ये था, उन्होंने कहा था कि स्कूल क्या है? एक एजेंट है सोशलाइजेशन का, और जो इनइक्वालिटी है वो फंक्शनल है, इनइक्वालिटी का होना जरूरी है। तो इसमें पूछ रहा है कि टालकट पार्सन्स थियरी ऑफ फंक्शनलिज्म कंसीडर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स एज नॉट एप्रोप्रिएट। कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है? अब वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फंक्शनलिस्ट में सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में आपका रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन जो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। फिर आपका स्कूल हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। ये सारा चीज क्या हो जाएगा? कल्चर हो गया। ये सब आपका उसका सोशल सिस्टम का पार्ट है। लेकिन पर्सनल सिस्टम के बारे में हम कहीं बात नहीं करते हैं टालकट पार्सन्स के थियोरी में। क्वेश्चन नंबर 25 में एडल्ट एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द एडल्ट्स टू रीड एंड राइट। एडल्ट एजुकेशन सिंपली ये होता है कि जो लोग इलिटरेट रह जाते हैं उनके अंदर हम बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी स्किल्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है? enable the adults to read and write, teach adults to be able to understand what they read, help adults achieve literacy along with personal development। ऑब्वियसली मॉडर्न अगर एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो लिटरेसी तो अचीव करेंगे, तो उनके साथ साथ उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू हेल्प यंग चिल्ड्रन एक्वायर परफॉर्मेंस स्किल्स द टीचर शुड सेट। क्या सेट करेंगे? अगर बच्चों में परफॉर्मेंस स्किल को डेवलप कराना है या उन्हें एक्वायर कराना है, तो टीचर को क्या सेट करना चाहिए? टाइम लिमिट फॉर परफॉर्मेंस, टाइम लिमिट सेट कर देने से हो जाएगा? नो। प्रॉक्सिमल गोल्स का मतलब होता है छोटे छोटे गोल्स, शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो हमने बनाया कि आज हमने ये टास्क पूरा कर लिया,
दूसरे दिन ये टास्क, तीसरे दिन ये टास्क। तो ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल गोल्स हो गया। डिजिटल गोल्स का मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो हो गए। फिर है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉक्सिमल गोल्स फॉर स्किल्स। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज सेड पर्सनालिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन नो पर्सनालिटी? रेमंड बर्नार्ड कैटल, हेनरी अमुरे, ये सब सोशियोलॉजिस्ट है, हंस आइजेंक, कर्ट लेविन। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? किसने कहा था कि पर्सनालिटी क्या है, ब्रेन में ही लोकेटेड है, और अगर ब्रेन नहीं है तो कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। तो इसने, ये किसने कहा था? आइजेंक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो बिलीव करते थे कि पर्सनालिटी का जो होता है बायोलॉजिकल फाउंडेशन होता है। ठीक है, फिर आइजेंक्स के और भी डायमेंशंस हैं, याद दिला दूं, एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन के साथ साथ इंट्रोवर्जन के बारे में वो बात करते हैं, और न्यूरोटिसिज्म के बारे में वो बात करते हैं। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डेवलप फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? पहला सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने डेवलप किया था? एरिक्सन ने, सुलिवन ने, सिगमंड फ्रिड ने, या कार्ल जंग ने? तो कार्ल जंग ने किया था, किसने किया था, यहाँ आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहला जो सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दिया था सिगमंड फ्रिड ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सिगमंड फ्रिड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जब दिया था तो उसमें उन्होंने बात किया था इड के बारे में। इड जो कि वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, लिपिडो फोर्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रेसिव और लिपिडो फोर्स पे वो वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर इड के बाद उन्होंने दिया था क्या, ईगो, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और सुपर ईगो मोरालिटी पे, मोरालिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, ये इरेजर है, एक मिनट, ये इरेजर है, बाहर है भाई। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनस, सिंक्रोनिसिटी, उसके ऑथर कौन है, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी? कार्ल जंग है, एरिक्सन है, सिगमंड फ्रिड है, या फिर मुरे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ भी हमारा क्या का आंसर हो जाएगा, कार्ल जंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंक्रोनिसिटी अब आएगा आपके दिमाग में कि सिंक्रोनिसिटी क्या होता है। तो सिंक्रोनिसिटी मतलब कि कोइंसिडेंस होते रहता है हमारे जीवन में, जिसका कोई एक जैसे हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके पीछे का कॉजल रिलेशनशिप क्या है। कॉज एंड इफेक्ट तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिंक्रोनिसिटी क्या होता है, कि मीनिंगफुल कोइंसिडेंस होता है बिना डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप के या कॉजल कनेक्शन के। तो वो हमारा क्या है, सिंक्रोनिसिटी है। ठीक है, फिर कार्ल जंग का और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में उन्होंने बात किया था, आर्कीटाइप्स के बारे में बात किया था। ठीक है, आर्कीटाइप्स, ARCHE एंड टाइप्स, आर्कीटाइप्स के बारे में बात किया था, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये है BF स्किनर का। ठीक है, BF स्किनर का है कि प्रोग्राम, यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, डेविड ऑसबेल है, अल्बर्ट बंडूरा हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, BF स्किनर है, एंड बेंजामिन एस ब्लूम, जिन्होंने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, BF स्किनर हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्या क्या इनका, इसके अलावा भी कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। तो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने बात किया था ये जो इंस्ट्रक्शनल वाले में है उनमें बात किया था कि स्मॉल स्टेप्स होना चाहिए, इमीडिएट फीडबैक देना है, सेल्फ पेसिंग पे इनका फोकस था, और री पे इनका फोकस था। ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स एग्जाम्पल्स हो गए कि सेल्फ पेस पे वहाँ पे हम लर्न कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही आप क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन किया उसमें जैसे जब हम हैप्पी बर्थडे टाइप करते हैं तो उसमें
बुके वाली जो आ जाती है इमोजी, वैसी बुके वाली उसमें भी जैसे, तो एक काइंड ऑफ वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉजेज ऑफ एग्रेशन अमॉन्ग एडोलेसेंट्स मे बी साइकोलॉजिकल rather than फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एग्रेशन का एडोलेसेंट में कॉज साइकोलॉजिकल हो सकता है, rather than क्या, rather than सोशल या एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है, फिजियोलॉजिकल ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि जिससे हम दूसरे को हर्ट या हार्म कर रहे हैं। तो कॉज क्या है एग्रेशन का, साइकोलॉजिकल कॉजेज में क्या आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल कॉजेज में आपका फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लो सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, ये सारा। फिजियोलॉजिकल कॉजेज में क्या होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिर इलनेस। तो होगा सबसे ज्यादा किस वजह से एग्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, इलनेस से, या फिर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, हर दिन तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो साइकोलॉजिकल rather than फिजियोलॉजिकल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट बिकम्स एग्रेसिव आफ्टर रिपीटेड एकेडमिक फेलियर, बार बार क्या हो रहा है, वो फेल कर रहा है, तो उसके अंदर उससे क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंड देन दैट कॉज एग्रेशन। तो rather than यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आर, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन एंड जनरलाइजेशन। सिंपल से बात है, सबसे पहले ही ध्यान जाना चाहिए कि हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर कैटेगराइज करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज, इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉज क्या होगा हमेशा, तो ये बताइए। अच्छा, ये देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे होगा उसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। उन्होंने देखा कि डॉग है, कैट है, काऊ है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, सारे एनिमल्स को एक साथ क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि ये सारे क्या है, कैट हो गए, डॉग हो गए, काऊ हो गया, ये सब एनिमल्स। और जनरलाइज में क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि एनिमल्स क्या है, एक लिविंग बींग्स है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा किस वजह से होता है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटरी, इमोशनल एंड पर्सनल रीजन से इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक से भी नहीं, सिर्फ हेरिडिटरी से नहीं होता है, इन्वायरमेंटल भी होगा और हेरिडिटरी भी होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। A learner is faced with a unique problem, is facing a unique problem. चलिए, to solve the problem, she applied a combination of rules already known to her. She is displaying learning outcomes of intellectual skills suggested by Robert Ganne as। अब एक लर्नर क्या है कि यूनिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पहले से जो प्रीवियसली लर्न रूल्स है उसका वो यूज कर रहा है। ठीक, तो अब जो लर्निंग आउटकम जो दिखेगा उसको इंटेलेक्चुअल स्किल्स का, वो रॉबर्ट गाने वाला जो हमने हायरार्की जो पढ़ा था, 8 या 9 क्यों, 9 या 8 उसमें था, स्टिमुलाई वाला जब आता है, चेन फॉर्मेशन करते हैं, फिर सबसे ऊपर जब हम जाते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बाद रूल लगा के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाली चीज। तो हायर ऑर्डर रूल्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, कि सी इज डिस्प्लेइंग द लर्निंग आउटकम किसका, इंटेलेक्चुअल स्किल्स का, सजेस्टेड बाय रॉबर्ट गैने। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, हाई ऑर्डर। नीचे वाले जो होते हैं चार, 8 ही होता है वैसे जहां तक मुझे याद है, 8 ही होता है, 8 नीचे होता है, लो ऑर्डर थिंकिंग वाले में आता है, एक ऊपर हाई ऑर्डर में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टीचर हैज कंडक्टेड अ सोशियोमेट्रिक टेस्ट, सोशियोमेट्रिक में सिंपल सोशियो से समझ में आ जाना चाहिए कि आपका सोशल रिलेशनशिप कितना है, कितने आपको, मतलब अगर सपोज कि यू आर लाइक बाय एवरी क्लासमेट ऑफ योर क्लास, देन यू विल बी द स्टार ऑफ दैट क्लास। और अगर यू विल नॉट बी लाइक बाय एवरीबडी, या बहुत रेयर या बहुत मिनिमम से होंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा, आइसोलेट कहा जाएगा। सोशियोमेट्रिक टेस्ट में ऐसा होता है। तो मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इज लेबल्ड एज स्टार।
आइसोलेट किसको? जो मोस्ट पॉपुलर नहीं होगा, लीस्ट पॉपुलर होगा, तो वो आइसोलेट हो जाएगा। अब स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट इज अ, ये क्या है? एक वर्बल टेस्ट है ना? वर्बल है या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है या नॉन वर्बल टेस्ट है या ग्रुप टेस्ट है? तो ये वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है। विनय का जो टेस्ट है वो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है। ये अल्फ्रेड बिने के वर्क से डेवलप किया गया है और बाद में लेविस टर्मन ने इसको रिवाइज किया था। लेविस लेविस टर्मन ने एन ने इसको क्या किया था? रिवाइज किया था। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टैंडफोर्ड बिने टेस्ट का? रीजनिंग, वोकेबुलरी, मेमोरी, वर्बल एबिलिटीज। तो ये बहुत पहले का है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटेलिजेंट टेस्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड होता है, रोटी कपड़ा मकान वाली जब हम बात करते हैं, रोटी और कपड़ा का, तो वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था अपना हायरार्की नीड्स का। सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स का है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके ऊपर हम बात करते हैं सेफ्टी की। ठीक है, सेफ्टी एंड नीड्स की। फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? सेल्फ एस्टीम है। एंड देन अब एड ऑन हो चुका है क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये नीड्स है, ह्यूमन नीड्स का हायरार्की है, जहां पे हम शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स से। सबसे बेसिक कैटेगरी हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The type of validity that can be expressed in terms of correlation coefficient is। कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म्स में जो वैलिडिटी हम क्या करें एक्सप्रेस करेंगे, वो कौन सा वैलिडिटी होता है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास? कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और करिकुलर वैलिडिटी। तो ये जिस वैलिडिटी को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? कंकरेंट वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वेरिएबल्स विच आर अनरिलेटेड टू द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोन एज। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में करते हैं, मतलब एक वेरिएबल का, सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में नहीं करते, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है। हम क्या करते हैं कि हमने एक टीचिंग मॉड्यूल बनाया और उसको एक हम क्लास के बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो मॉड्यूल क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। लेकिन हो सकता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस और भी अदर फैक्टर्स और भी अदर वेरिएबल्स की वजह से क्या हो, चेंज हो जाए। सपोज कि उनका आईक्यू लेवल ऑलरेडी हाई हो, उनका प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी स्ट्रांग हो सकता है कि सेक्शन ए में मैंने इस मॉड्यूल से पढ़ाया और सेक्शन बी में हम उस मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सेक्शन ए में और सेक्शन बी में दोनों में सिबलिंग्स पढ़ते हैं और वो घर जाकर डिस्कस कर रहे हैं कि तुम्हारे क्लास में ये नया वाला मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे ही बताओ। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि हम रेट तो नहीं करते हैं स्टडी के टाइम में, बट इफेक्ट करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल? तो वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये हम कह सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। कंफाउंडिंग से कंफ्यूजिंग याद कर लीजिएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और स्कोर्स भी दिया हुआ है, और जब फ्रीक्वेंसी और स्कोर्स दिया रहता है तो वहां पे हम मीडियन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्कोर्स में 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। फिर फ्रीक्वेंसी में 2 स्कोर 1 टाइम्स, 5 स्कोर 3 टाइम्स, 7 स्कोर 5 टाइम्स, 8 स्कोर 2 टाइम्स एंड 10 स्कोर 1 टाइम। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आप क्या करेंगे कि एक साइड में स्कोर लिख दिए, एक साइड में फ्रीक्वेंसी लिख दिए। आप सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। ठीक है, सीएफ निकालेंगे और सीएफ निकालने के बाद आप टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 8 4 12, 12 क्या हो गया हमारा? फ्रीक्वेंसी हो गया।
अब हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। फिर अब CF में जो हमने सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकाला है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं उसको, कुछ और कहते हैं, तो वो जो निकाला है उसमें हम ढूंढेंगे कि 6 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 6 कहाँ पे आएगा ये आपको वहां पे चूज करना है। क्यूमुलेटिव, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है CF, और उसको क्या हम किस तरीके से निकालेंगे, पहला वाला क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, दूसरा वाला 3 है, तो CF जब हम निकालेंगे, जैसे CF हुआ, तो पहले नंबर पे तो हम 1 लिख दिए, लेकिन दूसरे नंबर पे 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जितना ये आया 4, 4 + 5 9, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 9 आया, और हमने 9 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 11, फिर 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, तो हमारा ये CF कितना आया 1 4 9 11 12। अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ हमारा 6 आ रहा है। अब 6 कहीं आ रहा है, हम देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, CF 1 है, 4 है, 9 है, 11 है, 12 है, और n/2 हमने किया तो कितना आया 6 आया। अब 6 तो कहीं भी नहीं है हमारे CF में, तो या तो 6 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या तो उससे एक नेक्स्ट वाला जो बड़ा है वो हम देखेंगे 9, और 9 के सामने वाला डिजिट यानी कि ये थर्ड नंबर पे है ना 149, तो ये 7 जो हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पे 6.9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव बिलोंग्स टू अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, तीन टाइप के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, और साइकोमोटर डोमेन होता है। कॉग्निटिव में हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। अफेक्टिव में बात करेंगे कहीं ना कहीं हार्ट से वो जुड़ा रहता है। एक है हेड, 3H है हमारे पास इसमें, एक है हेड, हार्ट एंड हैंड। हार्ट वाला अफेक्टिव में है, हैंड वाला साइकोमोटर में है, और हेड वाला किस में है, कॉग्निटिव में है। तो यहाँ पे अफेक्टिव पूछ रहा है, तो डेवलपिंग फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, एजुकेशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, वेरिएशन इन द, अच्छा ये बहुत ईजी है, सिंपल देखिए, इंटरनल वैलिडिटी तब ज्यादा होगा, सपोज कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया पहले ही कि हम क्या कर रहे हैं कि एक मॉड्यूल हमने बनाया, ठीक है, और उस मॉड्यूल को बना के दो ग्रुप है हमारे पास, दो सेक्शन है, एक मान लीजिए कि 9th क्लास है, उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमने उस मॉड्यूल से पढ़ाना शुरू किया, और सेक्शन बी में हम उसी ट्रेडिशनल जो चॉक एंड टॉक मेथड है ब्लैक बोर्ड पे जिससे हम पढ़ा रहे हैं उससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टीचिंग मॉड्यूल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट, डिपेंड करेगा वो टीचिंग मॉड्यूल पे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट आया है उसमें इकलौता इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, और किसी वेरिएबल से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया है, तो वहां पे इंटरनल वैलिडिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से हो रहा है तो वहां पे इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाएगी। तब ज्यादा होगी जब डायरेक्ट इफेक्ट हो, और तब कम होगी जब डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन 27% scores are below the raw score of 36। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत नॉर्मल सा है, बस वो घुमा देता है। क्वेश्चन है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन 27% scores are below the raw score of 36, which of the following statement is true? पहला ऑप्शन, 36 students have a score of 27, 36 is the score of 27 students, या percentile rank of 36 is 27, या परसेंटाइल रैंक ऑफ 27 इज 36। यहाँ पे हमारा क्या, तो कह रहा है कि 36 जो है रॉ स्कोर ऑफ जो 36 है, इससे 27% स्कोर्स क्या है, बिलो है। तो इसके लिए हम दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि स्कोर जो 36 है,
स्कोर 36 पे 27% स्टूडेंट्स नीचे हैं और किसी भी स्कोर से नीचे कितने भी प्रतिशत में, कितने ही परसेंटेज में अगर स्कोर्स दिए गए हैं तो वही उसका क्या होता है, परसेंटाइल रैंक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रॉ स्कोर दिया है आपके पास और रॉ स्कोर के बिलो का आपके पास क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया गया है, तो वही परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, परसेंटाइल रैंक हो जाएगा। तो परसेंटाइल रैंक ऑफ 36 इज 27, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें, a set of scores has a mean m and standard deviation s. If every score is tripled, the new mean and standard deviation would be, यहाँ पे बताइए क्या होगा। ऑप्शन है एम एस स्मॉल एस, एम स्टैंडर्ड डेविएशन को ट्रिपल कर दिया है, फिर मीन को ट्रिपल किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। भाई देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि मीन से कितना डेविएट हो रहा है, जो हमारा स्कोर मिला है वो, ठीक है, डेविएशन वो बताता है। तो अगर हम उसको ट्रिपल कर रहे हैं, हर एक स्कोर को ट्रिपल कर रहे हैं, तो मीन भी तो ट्रिपल हो जाएगा, और जब मीन ट्रिपल होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि जब हर स्कोर को हम ट्रिपल करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नया मीन होगा वो 3m हो जाएगा, और जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 3s हो जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि स्कोर हमारे पास क्या है, 10 है, 20 है और क्या है, 30 है। ठीक है, तो इसका मीन क्या निकलेगा, 10, 30, 30, 60, 60/2 क्या निकल गया, 30। मीन तो यही निकलेगा, सॉरी ये 3 है, माय मिस्टेक, 3 है। तो 60/3, तो 60/3 करेंगे तो 20 इसका क्या हो जाएगा, लेट मी रेज, बहुत गंदा लग रहा है, 60 बाई 3, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा इसका, 8.16। वो कभी हम किसी और वीडियो में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता देंगे कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेट ये 8.16 है। अब इसी को हम ट्रिपल कर रहे हैं। 10 को हमने क्या कर दिया, 30, 20 को हमने ट्रिपल करके कितना कर दिया, 60, इसको ट्रिपल करके हमने कितना कर दिया, 90, 90/3, तो 9, 3, 9, 9, 18, 180/3 कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 180/3 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हमारा 20 और 20 का ट्रिपल हो गया तो कितना आया, 60, और ये हमारा हो गया ट्रिपल्ड मीन, यानी कि हमारा आंसर वही होगा। और फिर जब हम डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन भी ट्रिपल्ड हो जाएगा, तो 3m और 3s हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If deviation of each score of a distribution from the mean is divided by standard deviation, the resulting scores are called, पहला है हमारे पास टी स्कोर, दूसरा है जेड स्कोर, फिर है एक है स्मॉल टी स्कोर, एक है कैपिटल टी स्कोर, एक है डी स्कोर। तो ये जो है ये जेड स्कोर का डेफिनेशन है कि अगर डेविएशन, हर एक स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन, डेविएशन ऑफ ईच स्कोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन इज डिवाइडेड बाय व्हाट, इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रिजल्टिंग स्कोर क्या हो जाएगा, हमारे पास रॉ स्कोर होता है, उसको हम चेंज करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में, उसी को हम क्या कहते हैं, जेड स्कोर कहते हैं। बस बात यहीं पे खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास एक्स दिया हुआ है, एक्स जो होता है ओरिजिनल स्कोर होता है, ठीक है, हमारे पास मीन दिया रहता है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता है, और इसी से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स निकालते हैं, यानी कि जेड स्कोर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अरे बबुआ रुको, चलिए
Correlation between a continuous variable and dichotomized variable is computed by using किस हम जब कोरिलेशन पढ़े हैं वहां पे अच्छा यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन होगा कि बाइसीरियल होगा कि पॉइंट बाइसीरियल होगा। जब हम एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक डाइकोटमाइज्ड वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, बाइसेरियल कोरिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि डाइकोटमाइज्ड जो है वो नेचुरली डाइकोटमाइज्ड है या फिर आर्टिफिशियली है। तो ऑप्शन में हमारे पास पॉइंट बाइसेरियल तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, बाइसेरियल कोरिलेशन मेथड चूज करेंगे। एक कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे हाइट हो गया, मार्क्स हो गया, इंटेलिजेंस का स्कोर हो गया, ये कंटिन्यूअस है। और डाइकोटमस में क्या हो गया, पास फेल हो गया, ठीक है, मेल फीमेल हो गया, ये डाइकोटमस वेरिएबल है। तो यहाँ पे बाइसेरियल कोरिलेशन मेथड होगा। लिकर्ट मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंड क्या हम क्या करते हैं, इससे एटीट्यूड को मेजर करते हैं। कैसे, तो लिकर्ट लाइकनेस, इससे समझिए। एक मान लीजिए आपको किसी रिसर्चर ने, आपके किसी स्कॉलर ने आपको दिया कि एक फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए जिसमें आपको दिया रहता है स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, न्यूट्रल, ठीक है, फिर थोड़ा सा अग्री, मॉडरेट लेवल पे अग्री हो रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे डिसअग्री हो रहे हैं, और एक जगह न्यूट्रल। तो ये सब आपका एटीट्यूड बताएगा उस चीज को लेके। सपोज कि हमने क्या किया, हमने वॉयलेंस के ऊपर दे दिया, सपोज कि उस वॉयलेंस से कोई बहुत स्ट्रांगली अग्री भी कर सकता है, तो उससे उसका एटीट्यूड पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। A study aimed at finding out the feasibility of a new method of teaching may be classified as। नया मेथड ऑफ टीचिंग, बार बार मैं मॉड्यूल के बारे में बता रही हूँ, आ गया है एक नोटिफिकेशन, मॉड्यूल के बारे में बता रही हूँ। तो किस में हम कर रहे थे, ये नए मॉड्यूल से पढ़ा रहे थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ट्रू फॉर नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, डू नॉट डिमांड एजम्पशंस। नॉन पैरामेट्रिक में सिंपल मैं एग्जांपल में बता दूं, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ठीक है, मीडियन टेस्ट होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पहले से एजम्पशंस नहीं दिया रहता है, ना ही आपके स्कोर्स आपके एनपीसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री रहता है, ठीक है। इसमें एक्चुअल स्कोर्स को हम नहीं लेते हैं, एक्चुअल स्कोर्स का कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। तो कौन सा पॉइंट सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, which combination of the following points is true of a non-parametric? Do not demand assumption about population. It is absolutely correct. Actual scores are used in calculation. ना, बिल्कुल नहीं। Generalization do not seem to be realistic. नहीं, generalization नहीं होता, उतना real नहीं लगता है। They are also called distribution free methods। सही है। तो जहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तो ये पुराने सेट पे हैं, पुराने पैटर्न पे, आप नए पैटर्न पे आइएगा तब तो आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्कोर डेविएशन, मीन डेविएशन, और इधर उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, बताना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड स्कोर। फिर दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल डेविएशंस, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए का, ठीक। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हमारे पास है स्कोर डेविएशन क्या होता है, एक मीन और एक स्कोर का जब हम डिफरेंस निकालते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कोर डेविएशन। और मीन डेविएशन में क्या है, डिफरेंस, अब दो है हमारे पास, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, और एक क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर्स एंड लोएस्ट स्कोर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीन डेविएशन पूछ रहा है, तो एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, यानी 4th यहाँ पे। अब मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हमारा करेक्ट है भाई, यही तो पहला का 4, पहला का 4 दिया हुआ है, दूसरा का 5 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है, फिर तीसरा का
पहला मीन एन स्कोर मैंने बोला, फिर उसके बाद मीन डेविएशन में एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा 2009 का ये सेट है जो कि आपका कंप्लीट होता है। होपफुली अब मैं थोड़े से रीसेंट वाले डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी है। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन अगर आने लगे तो सबका जेआरएफ हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। मे बी आई मे बी mistaken somewhere in this video, so you can correct it in the comment section. Apologies, I already asked you all. तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।